आज की इस वीडियो में हम कुल 4 प्रश्न के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये 4 प्रश्न हमसे काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है? तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये चारों प्रश्न आखिर क्या है जो हमसे काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ये प्रश्न है कि क्या यदि हम सादा पेपर पे एग्रीमेंट कर लें, तो ये मान्य होगा या नहीं? दूसरा प्रश्न है कि यदि हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं, यानी कि सब रजिस्ट्रार का ऑफिस में इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, तो इसका क्या वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा। और तीसरा प्रश्न है कि यदि कम का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनवा लिया जाए, मान लीजिए 500 का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट कराना था, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में 50 रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार कर लिया गया, तो क्या इसका मान्यता है या नहीं। और चौथा और आखिरी प्रश्न ये है कि यदि हम एग्रीमेंट बना भी लें, उसको नोटराइज कर लेंगे, ये ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या दिक्कत हो सकता है, या फिर हम एग्रीमेंट नहीं बनेंगे तो क्या परेशानी हो सकता है। ये चारों प्रश्न के बारे में आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी विस्तार से जानकारी मिलने वाला है, तो वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, स्टाम्प पेपर का बात आ गया है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ स्टाम्प एक्ट का बात आना ही है। तो चलिए हम लोग स्टाम्प एक्ट से ही शुरू करते हैं। तो द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 का सेक्शन 35 यानी 35 में ये कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति कम का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार करता है, मान लीजिए 1500 रुपया का स्टाम्प पेपर पे उसे एग्रीमेंट तैयार करवाना था, लेकिन उन्होंने भूलवश या फिर पैसा बचाने के चक्कर में 50 रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार किया है, तो ऐसी स्थिति में ये स्टाम्प पेपर लीगली वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका कुछ और उपाय है जिसके आधार पर आप कम रुपया का जो स्टाम्प पेपर है उसको भी वैलिड करवा सकते हैं। इसके लिए ये होगा कि जितना रुपया का आपको स्टाम्प पेपर बनाना था, आप उतना पेनल्टी दे के जो है उसको अपडेट करवा सकते हैं। यानी कम का भी स्टाम्प पेपर आप लिए हैं और उस पे यदि मतलब एग्रीमेंट तैयार करवा लिए हैं और आपको ज़्यादा रुपया का मतलब अधिक मूल्य का जो है स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनाना था, ऐसे स्थिति में कोर्ट का ये प्रोसीजर है कि आप पेनल्टी दे के जो है उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। दूसरा बात ये है कि बहुत व्यक्ति पूछता है कि हम किस कार्य को करने के लिए कितना रुपया का स्टाम्प पेपर खरीदें। तो आपको बता दें कि ये स्टाम्प पेपर जो है ये स्टेट से संबंधित मामला है, यानी कि सभी स्टेट गवर्नमेंट जो अपना अपना नियम बनाया हुआ है। मान लीजिए आप जो स्टाम्प पेपर खरीदते हैं तो वो जो स्टेट को पैसा जा रहा है, तो वो स्टेट अपना विकास में वो पैसा को लगाता है, ठीक है। तो इसीलिए सभी स्टेट का जो नियम है वो अलग अलग नियम है, इसलिए वीडियो में बताना ये संभव नहीं है कि किस स्टेट का क्या नियम है। लेकिन यदि आप एग्रीमेंट तैयार करने जा रहे हैं, तो जो कार्य के लिए आप एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए कितना रुपया का स्टाम्प पेपर का आपको आवश्यकता पड़ेगा, इसका जानकारी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आप जब भी कोई एग्रीमेंट तैयार करवाने जा रहे हैं, तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप देख के समझ सकते हैं कि कितना का जो है स्टाम्प पेपर लगना चाहिए, क्योंकि सभी स्टेट का अलग अलग नियम है, अलग अलग लॉ है। इसीलिए हम वीडियो में आपको जानकारी नहीं देंगे कि आप 50 रुपया या 100 रुपया 500 का ही स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट बताइए। हाँ, एक चीज़ आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, ठीक है, अपना बचाव के लिए आप खुद बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आप कम कीमत का स्टाम्प पेपर पे कोई एग्रीमेंट तैयार किए और वो एग्रीमेंट अधिक मूल्य के स्टाम्प पेपर पे तैयार करवाना था, तो ये तो मान नहीं होगा। इसलिए हमेशा यदि मान लीजिए आप अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर पे ही कोई एग्रीमेंट तैयार करते हैं, मान लीजिए 500 रुपया का कोई स्टाम्प पेपर पे आप एग्रीमेंट बनाते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट 100 का भी स्टाम्प पेपर पे बन सकता था, तो आपने अधिक जो है पैसे का स्टाम्प पेपर लिए, अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लिए, तो ये 100% वैलिड होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यदि कुछ समझ नहीं आए तो ज़्यादा रुपया का, ज़्यादा जो है मूल्य का आप स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार करवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कोई भी एग्रीमेंट जो है उसे रजिस्टर कराना ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्टर कराने में तो काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। तो इसका जानकारी हमें मिलता है द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 में। तो सेक्शन 17 में ये बात कहा गया है, यदि कोई अचल संपत्ति है यानी इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है और उसका यदि सेल परचेज किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में एग्रीमेंट तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ उस एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार का ऑफिस में रजिस्टर्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने जितना रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करना था, आपने उतना ही रुपया के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट किए, ठीक है, वो प्रॉपर तरीका से किए, लेकिन आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाए पैसा बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। जब भी मान लीजिए कोई विवाद होता है, विवाद नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है, और यदि कोई विवाद का स्थिति उत्पन्न होता है, तो ऐसे स्थिति में वो एग्रीमेंट को यदि आप चैलेंज करने जाएँगे न्यायालय में, तो न्यायालय के द्वारा सबसे पहले यही आपको पाठ पढ़ाया जाएगा कि द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन
17 में तो ये बात लिखा गया है कि इस एग्रीमेंट का रजिस्टर करवाना था, तो आप वहाँ पे रजिस्टर करा ही नहीं। लेकिन आज विवाद उत्पन्न हुआ तो आपको कानून याद आ गया। तो इसलिए आपको एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। और बहुत व्यक्ति बोलता है हम सादे पेपर पे करवा लेंगे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप अपना दिल को तसल्ली के लिए लिखवा सकते हैं सादा पेपर पे, लेकिन बाद में यदि कोई विवाद होता है और आप ये सोचते हैं कि ये सादा पेपर के बिहेव पे हम सामने वाले से रजिस्ट्री ज़मीन का करवा लेंगे, या जितना पैसा ज़मीन के मतलब खरीद बिक्री के लिए दिए हैं उसका दुगुना हम वापस करवा लेंगे माननीय न्यायालय के द्वारा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि यदि आप स्टाम्प पेपर पर भी कोई एग्रीमेंट करवा लेते हैं और उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं, तो उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है न्यायालय में। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। बहुत व्यक्ति एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करवाता है, ठीक है? वो पैसा बचाने के लिए खास करके जो है एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया जाता है। साथ ही साथ इसका दूसरा ये भी नुकसान हो सकता है, मान लीजिए आप लोग एग्रीमेंट करवा लिए, ठीक है? अब मान लीजिए प्रॉपर्टी का ही कोई एग्रीमेंट किया गया है, उसमें एक सेलर है और एक परचेजर है, यानी एक बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है। तो ऐसे स्थिति में जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उसके पास वो ओरिजिनल एग्रीमेंट है, और जो क्रेता है जो खरीदने वाला है उसके पास फोटो स्टेट है वही एग्रीमेंट का। मान लीजिए वो एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है, ऐसे स्थिति में ये समस्या हो सकता है आगे। मान लीजिए वो आदमी यदि ज़मीन आपको रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो फोटोकॉपी के आधार पर यदि आप कोर्ट पहुँचेंगे और आप ये कोर्ट में बोलेंगे कि ओरिजिनल पेपर जो है वो विक्रेता के पास है, और विक्रेता कहेगा मेरे पास नहीं है, वो क्रेता के पास ही है, तो ऐसे भी स्थिति में आप काफ़ी समस्या में पड़ सकते हैं। और वो एग्रीमेंट यदि आपका रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आप सब रजिस्ट्रार का ऑफिस से उसका एक प्रति मतलब एक प्रमाणित कॉपी निकाल के कोर्ट में लगा सकते हैं। तो दूसरा ये भी फ़ायदा होता है। और थर्ड पॉइंट ये है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का, कि जो एग्रीमेंट पे लिखा गया है, एग्रीमेंट में जो आप क्लॉज बनाए हुए हैं, वो क्लॉज को न्यायालय के द्वारा 100% मान लिया जाएगा। मतलब सामने वाला ये नहीं कह सकता है कि हम धरफड़ में थे, पढ़ नहीं पाए, मेरे पास समय कम था, हम जो है जल्दीबाजी में एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दिए। ये सब कोई भी बहानाबाजी नहीं चलने वाला है, यदि वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तब। तो रजिस्टर्ड किया हुआ एग्रीमेंट में जो बात लिखा हुआ है, न्यायालय के द्वारा आँख मूंद के वो बात मान लिया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ना तो वहाँ पे गवाह मुकर सकता है कि हम नहीं किए हैं, या हमको पता नहीं था कि कौन पेपर पे सिग्नेचर करवा रहा है। ये सब कोई भी बहानाबाजी बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कम का यदि आप स्टाम्प पेपर पे कोई एग्रीमेंट तैयार करते हैं तो इसका क्या नियम है, यदि आप एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर ऐसे में क्या आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि सादा पेपर पे आप एग्रीमेंट करवा लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या-क्या समस्या हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे दें कि यदि आप कोई एग्रीमेंट मान लीजिए कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप एग्रीमेंट करवा लिए और उसको रजिस्टर्ड भी करवा लिए हैं, और वो सामने वाला आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो आप प्रॉपर्टी के लिए जितना रकम दिए हैं, जितना पैसा दिए हैं, मान लेते हैं आप यदि 10 लाख रुपया उसको सामने वाला को दिए हैं, तो आपको 20 लाख पैसा वापस करना होगा सामने वाले को, या फिर वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करना होगा। ये कुछ नियम था एग्रीमेंट से संबंधित। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।